अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वी आर बैक विद येट अनदर वीडियो ऑन हेमोलिटिक डिसऑर्डर्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जी थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर्स। थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर्स में आप ये देख रहे हैं सामने आपके 4 डिफरेंट टेबल्स बने हुए हैं और डिफरेंट ऑर्डर्स में हम डिफरेंट जो है ब्लड के डिसऑर्डर्स वो डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट बॉक्स है उसमें हम डिस्कस करेंगे द हेमोफीलिया एंड द लिवर डिजीज़। जो सेकंड बॉक्स है उसमें हम डिस्कस करेंगे द वॉन विलेब्रेंड डिजीज़। थर्ड में हम ब्रीफली देखेंगे एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड इंट्रिंसिक पाथवे एबनॉर्मेलिटीज़ को। और जो फोर्थ है उसमें हम देखेंगे DIC। तो टॉपिक पे मूव करने से पहले कुछ नॉर्मल वैल्यूज़ देख लेते हैं और एक टेबल देख लेते हैं क्योंकि दैट्स गोना हेल्प यू विद दीज बॉक्सेस। This is a page comprising the normal values and the extrinsic and the intrinsic pathways. तो इन वैल्यूज़ को आपने अपने बाहर याद कर लेना है कि the normal value for the PT which is the the prothrombin time is 11 to 13 seconds. The normal value for activated partial thromboplastin time is 30 to 40 seconds. Normal value for INR, the international normalized ratio, is 1 and the normal value for bleeding time is 2 to 9 minutes. और इस टेबल को भी ब्रीफली आप याद कर लें क्योंकि द बॉक्सेस विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अहेड इज़ गोना मेक यूज़ ऑफ दिस टेबल। तो ये आप जो लाइन इधर देख रहे हैं दिस इज़ द एक्सट्रिंसिक पाथवे फॉर द कोएगुलेशन प्रोसेस एंड दिस इज़ द इंट्रिंसिक पाथवे X and N। ठीक है, तो जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू स्टार्ट विद द फैक्टर 7 एंड द इंट्रिंसिक पाथवे फॉलोज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स फ्रॉम फैक्टर 12, 11, 9। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि 7 होता है इधर एक्सट्रिंसिक में और 12, 11, 9 की सीरीज़ होती है इंट्रिंसिक पाथवे में और दे बोथ कन्वर्ज ऑन टू फैक्टर 10। और फैक्टर 10 जो है दैट प्रोग्रेसेस टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन फॉर प्रोथ्रोम्बिन और जो थ्रोम्बिन है दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन फ्रॉम फिब्रिनोजन। ये इतना सा आपने याद करना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेन डिसऑर्डर्स। जी, तो हमारा फर्स्ट बॉक्स है उसमें हम डिस्कस करेंगे हीमोफीलिया A, हीमोफीलिया B एंड द लिवर डिजीज़। हीमोफीलिया A में देयर इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8 एंड इन हीमोफीलिया B देयर इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 9। जो भी डेफिशिएंसी होगी जिसमें भी फैक्टर 8 की या फैक्टर 9 की उसमें हमेशा और हमेशा APTT रेज्ड होगा विच इज़ द एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। तो APTT हमने डिस्कस किया था नॉर्मल होता है 30 to 40 सेकेंड्स, तो इसमें रेज्ड होगा जब भी हीमोफीलिया A या हीमोफीलिया B का सिनेरियो आपके सामने आएगा। एंड व्हेन एवर दे विल बी लिवर डिजीज़, तो लिवर में एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम होता है जो कि कार्बोक्सिलेशन करवाता है, गैमा कार्बोक्सिलेशन करवाता है डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स की। कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स? दे आर द फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9 एंड फैक्टर 10। अब इन लिवर डिजीज़ में जो गैमा कार्बोक्सिलेज एंजाइम है वो डेफिशिएंट हो जाता है जिसकी वजह से इन फैक्टर्स की गैमा कार्बोक्सिलेशन नहीं हो सकती। और जो ये प्रोसेस है पूरा एक गैमा कार्बोक्सिलेशन का, उसके लिए जो को फैक्टर रिक्वायर्ड होता है वो होता है विटामिन K। तो सिंपल एज इट इज़ कि इन लिवर डिजीज़ देयर इज़ डेफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम विच लीड्स टू द गैमा कार्बोक्सिलेशन ऑफ 2, 7, 9, 10। ओरिजिनल फंक्शन उसका ये था, लेकिन चूंकि वो जो एंजाइम है वो डेफिशिएंट हो जाता है इसलिए इनकी लिवर के डिजीज़ में जो है इसकी गैमा कार्बोक्सिलेशन नहीं हो सकती। एंड सिमिलरली विटामिन K डेफिशिएंसी होगी तो तब भी गैमा कार्बोक्सिलेशन नहीं हो सकेगी क्योंकि विटामिन K इटसेल्फ एक्ट्स एज अ कोफैक्टर फॉर दिस गैमा कार्बोक्सिलेशन। तो वेदर इट इज़ लिवर डिजीज़ और द विटामिन K डेफिशिएंसी, उसमें विल सी अ रेज्ड APTT level and a raised PT level। ठीक है, तो in hemophilia A and hemophilia B only APTT and in liver disease and vitamin K deficiency APTT तो raised होगा लेकिन साथ में जो prothrombin time है that will also be raised। prothrombin time इसलिए क्योंकि it is one of the main factors to assess the liver activity and in diseases of the liver the prothrombin time is raised। सेकेंड बॉक्स पे मूव करते हैं विच इज़ द वॉन विलेब्रेंड डिजीज़। अब वॉन विलेब्रेंड जो फैक्टर होता है दैट इज़ एक्चुअली द व्हीकल फॉर द फैक्टर 8।
आप ऐसे समझ लें कि अगर एक पर्सन को जॉब पे जाना हो एक जगह से दूसरी जगह, तो उसे गाड़ी या कोई सवारी चाहिए होगी, ठीक है। सो वॉन विलिब्रेंड जो फैक्टर होता है वो गाड़ी होती है फैक्टर 8 की, क्योंकि फैक्टर 8 जो होता है वो अपनी गाड़ी में बैठ के अपनी डेस्टिनेशन तक जब पहुंचता है और वहां पहुंच के अपना फैक्टर एग्जर्ट करता है। तो जब गाड़ी विच इज़ द वॉन विलिब्रेंड फैक्टर वो होगी ही नहीं, तो उसकी ट्रांसपोर्ट कैसे होगी, ठीक है। तो फर्स्ट डिफेक्ट जो वॉन विलिब्रेंड डिजीज़ में आता है, दैट इज़ अ डिफेक्ट इन द कैरियर फॉर फैक्टर 8। तो अगर वो कैरियर ही डेफिशिएंट हो जाएगा, तो फैक्टर 8 में हमने देखा हमेशा APTT रेस्ड होता है। तो इधर एक तो APTT की रेस्ड हमें मिलेगी वैल्यू, और सेकंड पे देयर विल बी अ डिफेक्ट इन प्लेटलेट एडहेशन एंड एग्रीगेशन। जब भी प्लेटलेट के किसी भी तरह के फंक्शन या उसके जो है स्ट्रक्चर या उसके नंबर में डिफरेंस आएगा या डिक्रीज्ड होंगे, तो दैट विल लीड टू एन इंक्रीज्ड ब्लीडिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम हमने डिस्कस किया कि नॉर्मल था 2 to 9 मिनट्स, तो 9 मिनट्स जो उसकी नॉर्मल रेंज है उससे ज़्यादा वो रेज्ड हो जाएगा। तो क्या अभी तक हमने देखा हीमोफीलिया में ओनली APTT, इन लिवर डिजीजेस एंड विटामिन K डेफिशिएंसी APTT प्लस PT, in von Willebrand disease there will be BT plus APTT. So simple as it is. सेकेंड बॉक्स तक हमने अपने स्पेक्ट्रम्स ऑफ डिसऑर्डर्स डिस्कस कर लिए। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड बॉक्स। थर्ड बॉक्स में आप देख रहे हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे मैंने लिखा है और जो इंट्रिंसिक पाथवे लिखा है। जो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक है उसमें मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था कि जो एक्सट्रिंसिक है उसमें जो स्टार्टिंग होती है दैट इज़ फ्रॉम फैक्टर 7, ठीक है। एंड इन द इंट्रिंसिक पाथवे देयर इज़ अ सीरीज ऑफ कोएगुलेशन फैक्टर्स फ्रॉम 12, 11, 9। तो जब भी कभी भी एक्सट्रिंसिक पाथवे में कोई भी एबनॉर्मेलिटी होगी दैट विल लीड टू इंक्रीज्ड प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एंड जब भी इंट्रिंसिक पाथवे में कोई भी किसी फैक्टर में किसी भी स्टेप में एबनॉर्मेलिटी आएगी दैट विल लीड टू इंक्रीज्ड एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक्सट्रिंसिक है उसमें मैंने लिखा है कि PT will be raised and in the intrinsic pathway the APTT will be raised, क्योंकि जो extrinsic pathway है its activity closely coincides with that of the activity of the warfarin, इसलिए हम warfarin जब भी पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं तो हम extrinsic pathway की abnormalities को closely under observation रखते हैं, क्योंकि अगर warfarin से कुछ भी ब्लड पिक्चर में abnormalities आएंगी तो एक्सट्रिंसिक पाथवे में आएंगी, नॉट द इंट्रिंसिक पाथवे। लेकिन जब भी हम पेशेंट को हेपरिन एडमिनिस्टर करेंगे तो दैट विल हैव अ क्लोज एसोसिएशन विद द इंट्रिंसिक पाथवे, इसलिए हेपरिन से जो भी इफेक्ट होगा वो इंट्रिंसिक पाथवे पे होगा और वॉरफेरिन से जो भी इफेक्ट होगा वो एक्सट्रिंसिक पे होगा। सो वी डिस्कस कि एक्सट्रिंसिक में एबनॉर्मेलिटी आएगी तो PT इंक्रीज होगा, जबकि इंट्रिंसिक में एबनॉर्मेलिटी होगी तो APTT इंक्रीज होगा। साथ में जो INR है वो भी इंक्रीज होगा। INR की नॉर्मल वैल्यू 1 होती है, इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, और अगर वॉरफेरिन की डोज एक्सेसिव हो जाए या कोई भी एक्सट्रिंसिक पाथवे में एबनॉर्मेलिटी हो तो PT के साथ INR भी रेज्ड हो जाएगा। इन द फोर्थ बॉक्स वी कैन सी कि जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है और जो इंट्रिंसिक पाथवे है, इफ़ यू कन्वर्ज बोथ ऑफ दीज, ठीक है, अगर इन दोनों का आप मिला देते हैं तो द थिंग विच वी गेट द कलेक्टिव टर्म फॉर दैट इज DIC। नाउ व्हाट इज DIC? DIC एक सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी है, ठीक है, जिसकी वजह से कोएगुलेशन फैक्टर एबनॉर्मेलिटीज़ भी हो जाती हैं और प्लेटलेट डिसएबनॉर्मेलिटीज़ भी हो जाती हैं। तो DIC स्टैंड्स फॉर द डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। अब ये क्योंकि एक सिस्टेमिक रिस्पॉन्स है तो पूरी बॉडी में कोएगुलेशन एबनॉर्मेलिटीज़ भी होंगी और प्लेटलेट एबनॉर्मेलिटीज़ भी होंगी। प्लेटलेट एबनॉर्मेलिटीज़ में हमने डिस्कस किया कि BT हमेशा रेज्ड हो जाएगा, जबकि जो कोएगुलेशन फैक्टर एबनॉर्मेलिटीज़ हैं क्योंकि वो दोनों को इन्वॉल्व कर रहा है, एक्सट्रिंसिक एज वेल एज द इंट्रिंसिक, तो उसमें PT और APTT दोनों रेज्ड हो जाएंगे। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आया कि BT भी रेज्ड होगा, PT भी रेज्ड होगा और APTT भी रेज्ड होगा। साथ में जो एक डिफ्रेंशिएटिंग पिक्चर आपको उसके ब्लड कंप्लीट पिक्चर पे मिलेगी इन केस ऑफ DIC,
फर्स्ट ऑफ ऑल द पेशेंट्स हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री से तो आप पहले ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि द पर्सन इज़ हैविंग सम स्टेट ऑफ सेप्टिक शॉक, ठीक है, उससे सेप्सिस में है या उससे कोई फीवर होगा या इस तरह की कोई सेप्टिक स्टेट होगी, और द पेशेंट विल बी कंप्लेनिंग ऑफ ब्लीडिंग और थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है, विच स्टार्टेड सून आफ्टर द सेप्टिक एपिसोड। तो सेप्टिक एपिसोड की हिस्ट्री होगी और सून आफ्टर दैट देयर विल बी हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोटिक और प्लेटलेट डिसऑर्डर्स, और इसकी जब आप CBC या कंप्लीट ब्लड पिक्चर देखेंगे उस पर यू विल फाइंड इंक्रीज्ड PT, इंक्रीज्ड APTT, इंक्रीज्ड BT, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यू विल फाइंड FDPs। FDPs क्या होते हैं? Fibrin degradation products. You will find FDPs which will be raised, and in the fibrinogen level you will find low fibrinogen levels. So ये 4 to 5 things you need to keep in mind कि PT raised, APTT raised, BT raised, FDPs raised, and fibrinogen which will be lower than the normal value. अब यहाँ पे आप ब्रैकेट्स में देख रहे हैं कि कुछ मैंने जो है फोकस किया है प्लेटलेट डिसऑर्डर्स पे, दो दिस इज़ नॉट आवर टॉपिक टुडे, बट स्टिल अगर आप उसको जो है उससे कोरिलेट करना चाहें तो दैट कम्स ऑफ सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इन द ITP विच इज़ द एट द बॉटम ऑफ द पेज यू गाइज कैन सी आई हैव रिटन that in ITP only platelets are decreased, so that will lead to an increased bleeding time. ITP is that sort of a disease in which antibodies are formed against the platelets. Body में जो platelets होते हैं उनके खिलाफ जब platelet antibodies बनेंगी, that will lead to decreased platelet levels, and that will lead subsequently to increased bleeding time. But only bleeding time will be increased in ITP, nothing else. No PT increased, no APTT increased, only BT increased. So that's it for today, folks. If you like the video, make sure to subscribe to the channel because more and more study videos will be uploaded soon.